बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है कि कॉस्ट और प्राइस डाटा को आप किस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं। यानी अगर आपने न्यू बाइंग करनी हो तो आप उस आइटम की प्राइस या कॉस्ट को किस तरह से कहाँ से ढूंढेंगे। पीछे हम देख चुके हैं कि 3 किस्म की बाइंग होती है, या तो स्ट्रेट री बाइंग होगी, या मॉडिफाइड बाइंग होगी, या न्यू बाइंग होगी। स्ट्रेट री बाइंग में आप सिंपली रिपीट ऑर्डर इशू कर देते हैं। मॉडिफाइड बाइंग में आप जो रिपीट ऑर्डर हो रहा होता है उसको रोक के आप दोबारा से मार्केट सोर्स करते हैं और जो लोएस्ट प्राइसेस आपको मिलती हैं, जो डाटा अवेलेबल होता है, फिर न्यू प्राइसेस के ट्रेंड का वहाँ पे आप ऑर्डर कर देते हैं। और जो न्यू बाइंग होती है वहाँ पे आप टोटली न्यू प्रोसेस, आपको कंप्लीट प्रोसेस करना पड़ता है। आपको पूरी मार्केट सोर्स करनी पड़ती है, प्राइसेस का ट्रेंड चेक करना पड़ता है। तो न्यू बाइंग जब आप प्रोसेस कर लेते हैं तो वो फिर स्ट्रेट री बाइंग में चली जाती है कि रिपीट ऑर्डर में उसको चलता जाए। तो ये सारी इन्फॉर्म पीछे वीडियोज़ में अवेलेबल है। और आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मार्केट डाटा दैट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन कॉस्ट एंड प्राइसेस, कि आप कॉस्ट और प्राइसेस के लिए किस तरह से एस्टिमेट कर सकते हैं, मार्केट डाटा कहाँ से लेंगे, क्या तरीकाकार होगा मार्केट सोर्स करने का। वो लोग जो प्रोक्योरमेंट में न्यू कमर हैं उनके लिए स्पेशली इसकी ज़रूरत होगी कि जब भी कोई डिमांड आएगी या कोई नई आइटम आती है तो आप किस तरह से उसकी प्राइस को या मार्केट को किस तरह से सोर्स करेंगे, कहाँ से करेंगे, क्या ऐसा तरीका है कि आपको पता चले कि ये तरीका है तो यहाँ से आप इसका स्टार्ट ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको 3 डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं आप। जब भी आपके पास कोई न्यू प्रोडक्ट आती है जिसके मतलब आप प्राइसेस देखना चाहते हैं या सोर्स करना चाहते हैं वेंडर्स को और प्राइसेस को, उसमें नंबर 1 तो प्राइमरी रिसर्च है, नंबर 2 सेकेंडरी रिसर्च है, नंबर 3 RFI या RFP का प्रोसेस है। जो प्राइमरी रिसर्च होती है ये फील्ड रिसर्च होती है कि प्राइमरी रिसर्च में आपको मार्केट में जाना पड़ता है, आप मार्केट को जाके देखते हैं। जैसे आप किसी इतवार बाज़ार, जुमा बाज़ार या कोई भी इस तरह के जो बाज़ार लगते हैं वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे आपको हर किस्म के वेंडर मिल जाते हैं। आपने कोई फ्रूट लेना है, वेजिटेबल लेनी है, कोई जनरल आइटम लेनी है, कोई क्लॉथ लेना है, कोई क्रॉकरी लेनी है, तो वहाँ पर हर किस्म के लोग बैठे होते हैं। तो आपको एक ही जगह से अपनी हर किस्म की रिक्वायरमेंट का पता चल जाता है। तो इस तरह से आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको पूरा वो रीजन, सिटी, इलाके को विज़िट करना पड़ेगा कि किस जगह से कौन सी मार्केट का। जैसे मैं लाहौर में रहता हूँ तो मुझे पता है कि अगर मुझे कुछ टूल्स की बाइंग करनी है तो मैं बरंदर रोड पर जाऊंगा, जो वहाँ पर एक बड़ी मार्केट है टूल्स की। तो अगर वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा तो फिर लाहौर में कहीं से वो टूल्स अवेलेबल नहीं होगा। तो अब अगर मुझे कुछ स्टेशनरी लेनी है तो मैं उर्दू बाज़ार जाऊंगा, अगर मुझे कुछ केमिकल लेना है तो मैं अकबरी मंडी की तरफ जाऊंगा। तो इस तरह से मार्केट से जो टॉप सप्लायर होते हैं उनकी एक मार्केट होती है। और ये इंफॉर्मेशन आपको जब आप विज़िट करेंगे तो उसी वक्त पता चलेगी कि किस मार्केट में, सिटी में किस जगह पे कौन सी मार्केट्स अवेलेबल हैं और वहाँ पे किस तरह के लोग बैठे हैं। तो नंबर 1 तो आपको फील्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, जो बहुत ज़रूरी है वेंडर सोर्स करने के लिए और प्राइसेस सोर्स करने के लिए, कॉस्ट को सोर्स करने के लिए। और नंबर 2 सेकेंडरी रिसर्च है, ये डेस्क रिसर्च होती है। सेकेंडरी रिसर्च में आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इसके ऊपर आपके किसी कुलीग ने, डिपार्टमेंट ने, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने या पीछे जो भी लोग काम करते रहे उन्होंने कोई ना कोई रिसर्च की होगी इस तरह की आइटम के ऊपर या इससे मिलती जुलती आइटम के ऊपर। तो आप वहाँ से मदद ले सकते हैं, वहाँ से वेंडर ढूंढ सकते हैं, वहाँ से प्राइसेस का आइडिया ले सकते हैं, या आप किसी पब्लिकेशन या जैसे कुछ मैगजीन्स होते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इंफॉर्मेशन होती है, कुछ गूगल पे आप सोर्स कर सकते हैं। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है आप अपने टेबल के ऊपर बैठ के जो
सोर्सेज अवेलेबल आपको हो सकते हैं, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप किसी दूसरी कंपनी में जो सिमिलर लाइक एक्टिविटी कर रही हैं, अगर आपके रिलेशन हो तो किसी क्लीग से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं खुद बहुत टाइम अपने डिफरेंट जिन कंपनियों में मैं काम करता आया था, तो जैसे अगर मैं फूड में काम कर रहा हूँ तो मैं अपनी पिछली कंपनी से पूछ सकता हूँ कि यार मुझे इस आइटम के लिए कुछ वेंडर चाहिए, तो आप बताओ आपके पास कितने लोग अवेलेबल हैं, तो मुझे ज़रा लिस्ट फॉरवर्ड कर दो। तो ये काम आप अपने टेबल के ऊपर बैठे कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू या फ़ोन के थ्रू। और जो नंबर 3 तरीका है मार्केट सोर्स करने का प्राइसेस कॉस्ट के लिए वेंडर्स के लिए, वो है RFI या RFP का, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, कि आप एडवर्टाइज कर सकते हैं न्यूज़पेपर के अंदर या किसी सोशल मीडिया की वेबसाइट के ऊपर, जैसे लिंक्डइन है, कि हमें इस आइटम में हमारा इंटरेस्ट है, तो जो भी लोग ये सप्लाई करते हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं जो इसके, वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको प्राइसेस के लिए, कॉस्ट के लिए और वेंडर सोर्सिंग के लिए इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अब ये सारी जो इंफॉर्मेशन 3 डिफरेंट तरीक़ों से आप ले सकते हैं कि प्राइमरी रिसर्च है, जैसे कि आप मार्केट को विज़िट कर सकते हैं। सेकेंडरी रिसर्च है कि आप अपने टेबल के ऊपर बैठे कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड RFI रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के थ्रू आप एडवर्टाइज करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस सब इंफॉर्मेशन के पीछे आपको ये देखना पड़ेगा कि जब हमने इंफॉर्मेशन लेनी है तो कुछ बेसिक आप की अपनी सेंस भी काम करनी चाहिए। आपको कुछ मार्केट के मतलब कुछ वेदर, इकोनॉमिकल कंडीशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, लेजिस्लेशन गवर्नमेंट की, इन सब का एक ओवरव्यू आपके जहन में होना चाहिए। अदरवाइज़ आप अगर प्राइमरी एक्टिविटीज़ भी कर लेते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ भी कर लेते हैं, आप RFI, RFP और जो पॉसिबल है आप सब कुछ करके जब डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको पता चले ये तो गवर्नमेंट की तरफ से लॉ नहीं है, ये बैन आइटम है, या इसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है, इसके लिए ये लेजिस्लेशन बनी हुई है जो प्रॉब्लम दे सकती हैं, तो उस वक्त आपकी वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपने कलेक्ट की है वो वेस्ट हो जाएगी। इसी तरह से आपको इकोनॉमिकल कंडीशन, सीजनल कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लोगों का जो ट्रेंड है यूज़ करने का चीज़ों का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, इसको 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि व्हाट आर द जनरल मार्केट ट्रेंड, मार्केट के जनरल ट्रेंड क्या है। मार्केट को ईयरली हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जो पाकिस्तान की मार्केट है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बताता हूँ कि जो हॉट वेदर होता है उसको बिजनेस का ब्लूम समझा जाता है, कि हर किस्म का बिजनेस जो है, जैसे ही हॉट वेदर स्टार्ट होता है तो वो बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाता है, उनमें इंक्रीज आती है, सेल इंक्रीज हो जाती है। और जैसे कोल्ड वेदर शुरू होता है, सर्दियों में हर किस्म का बिजनेस कम हो जाता है, यानी गर्मियों में ज़्यादा और सर्दियों में कम होता है। और इसके लिए जो एक ही चीज़ बेस करती है, और वो है लिक्विडिटी, कि हॉट वेदर में लिक्विड की कंजम्पशन बढ़ जाती है। जैसे लिक्विड की कंजम्पशन बढ़ती है लोगों की, उसमें बेवरेजेस आते हैं, जूसेस आते हैं, और डिफरेंट किस्म की जो भी लिक्विड है, पानी है, जो कि बॉटल पैकिंग होती है, वो बढ़ जाती है। तो जैसे लिक्विड की कंजम्पशन बढ़ती है तो उसके बढ़ने से मार्केट में हर किस्म का बिजनेस बढ़ता है। फॉर एग्जांपल जूसेस की कंजम्पशन बढ़ गई तो पैकिंग का मटेरियल बढ़ जाएगा, शुगर का मटेरियल बढ़ जाएगा, कलर, प्रिजर्वेटिव, केमिकल बढ़ जाएंगे, कॉरुगेटेड कॉटन बढ़ जाएंगे, लेबल बढ़ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी, सप्लाई चेन का पूरा प्रोसेस इंक्रीज कर जाएगा, लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, और बढ़ी हुई इनकम फिर लोग दूसरी जगहों पे जाके खर्च करेंगे। तो जब वो दूसरी जगहों पे जाके खर्च करेंगे, होटलिंग करते हैं, फिल्म देखते हैं, सैर सपाटे के लिए जाते हैं, तो जिस जिस जगह पे वो जाके वो बढ़ी हुई इनकम खर्च करेंगे तो वहाँ पे
उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो आगे खर्च करेंगे, जिस जगह वो खर्च करेंगे वहाँ पर इनकम बढ़ेगी। तो इस तरह से एक पूरा सर्कल जो है वो किसी एक सेक्टर में इनकम बढ़ने से जितनी इकोनॉमी होती है वो सारी की सारी ग्रो करना शुरू कर देती है। और जिस तरह से ये लिक्विड कंजम्पशन कम होती है, यानी बेवरेज, जूसेस और दूसरे लिक्विड जो हॉट वेदर की वजह से जिनकी सेल बढ़ती है, जब कोल्ड वेदर सर्दियां आती हैं तो वहाँ पे ये सेल कम होना शुरू हो जाती है। तो सेल कम होती है तो हर किस्म की फिर वो रिवर्स साइकिल चलता है, तो अब हर किस्म की जो एक्टिविटी है कम होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हर किस्म का बिजनेस जो मार्केट में है वो सर्दियों में उसकी सेल कम होती है, लोगों की इनकम भी कम होती है, लोगों का खर्च भी कम होता है। और जैसे ही वेदर हॉट होता है, गर्मी बढ़नी शुरू होती है, तो हर किस्म का बिजनेस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और इनकम भी इंक्रीज होती है और लोगों की एक्टिविटीज़ भी। तो ये आप जो प्रोक्योरमेंट ने जब प्राइसेस को और कॉस्ट को कंसीडर करना है तो उसके ज़हन में होना चाहिए कि हमारे कंट्री में किस तरह से इकोनॉमिक साइकिल चलता है जहाँ पे बिजनेस इंक्रीज या डिक्रीज होता है। नंबर 2 है हाउ माइट कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड बाइंग बिहेवियर चेंज इन द फ्यूचर। फ्यूचर में बिजनेस कैसे चेंज हो सकता है, इसके यहाँ पर भी प्राइसेस और कॉस्ट जो होगी आपकी, जो जिसको आप सोर्स कर रहे हैं वो अफेक्ट कर सकती है। जैसे आगे शादियों का सीज़न आ सकता है तो चीज़ों की प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। कोई ईद शबाद आ रही है, कोई और फेस्टिवल आ रहा है, तो वहाँ पे भी जो कमोडिटी है उसकी प्राइसेस बढ़ जाती है। लोगों की डिमांड बढ़ती है तो उनके कॉस्ट भी बढ़ जाती है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं। रॉ मटेरियल जो आ रहे होते हैं उनकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो आपको आगे क्या फ्यूचर में फेस्टिवल्स आ रहे हैं उसको भी देखना पड़ेगा। अदरवाइज जो प्राइस या कॉस्ट आप मार्केट से सोर्स कर रहे हैं उसकी, अगर सीज़न कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उसकी आपको हायर प्राइस मिलेगी। अगर आप उस हायर प्राइस को बेंचमार्क कर लेंगे कि जी ये प्राइस है इसकी, और उस पे आप कॉस्टिंग कर लेंगे, तो जैसे ही वो फेस्टिवल ख़त्म होगा तो प्राइसेस डिक्रीज़ हो जाएंगी। तो अगर आप इसको ज़हन में नहीं रखेंगे तो जब प्राइसेस डिक्रीज़ होकर नॉर्मल कंडीशन पे आएंगी तो वहाँ पे आपकी कॉस्टिंग हायर प्राइस पे होगी, और उस हायर कॉस्टिंग की वजह से आपकी जो प्रोडक्ट होगी, फिनिश प्रोडक्ट, उसकी प्राइस भी ज़्यादा होगी और वो मार्केट में उस वक्त सेल होना, उस पर असर पड़ेगा। तो आपकी जो प्रोडक्ट होगी, फिनिश प्रोडक्ट, वो मार्केट में सेल नहीं होगी। तो इसलिए प्रोक्योरमेंट को प्राइसेस और कॉस्ट का एस्टिमेट करने के लिए उस वक्त मार्केट को सोर्स करना चाहिए, या उस प्राइस को मार्केट की उस टाइम की प्राइस को कंसीडर करना चाहिए जिस वक्त मार्केट में कोई फेस्टिवल नहीं चल रहा। नंबर 3 है व्हाट न्यू प्रोडक्ट आर इन द सप्लायर्स पाइपलाइन। आपको कंपटीटर जितने भी है, जैसे अगर आप कोई एक रॉ मटेरियल सोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ उसके जितने भी कंपटीटर हैं उनको भी ज़हन में रखना चाहिए। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन हो रही है, उसका नया मॉडल आ रहा है, उसमें कुछ नई चीज़ वो प्रेजेंट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसके मुताल्लिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बंदा एक नई कार ख़रीदना चाहता है या मोटरसाइकिल ख़रीदना चाहता है और वो मार्केट में जाता है, उसकी प्राइस देखता है तो मार्केट में पता चलता है कि जी ये जो मोटरसाइकिल है इसकी प्राइस 70,000 है, लेकिन उसकी नेक्स्ट वीक में नया मॉडल उसका आ रहा है जो कि 75,000 का है। तो अब अगर आप पिछले मॉडल को 70,000 को कंसिडर करेंगे और नेक्स्ट वीक जब आप उस प्राइसेस के ऊपर वर्किंग करते हुए ख़रीदने जाएंगे तो उस वक्त उसकी प्राइस बढ़ चुकी होगी। तो इस तरह की जो इनोवेशंस हो रही होती हैं, कंपटीशन में कितने लोग हैं, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं और कब उनकी जो मॉडल्स है या उनकी चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए ताकि आप किसी ओल्ड वर्जन की प्राइस के ऊपर अपनी वर्किंग ना कर लें और जब आप एक्चुअल ख़रीदने जाएं तो वहाँ पे न्यू वर्जन हायर प्राइस के ऊपर पड़ा हो। हाउ आर कंपटीटर इन द सप्लाई मार्केट चेंजिंग, व्हाट आर देयर प्लान्स।
तो ये भी वही कंपटीशन के मतलब है कि आपको कंपटीटर के बारे में, उनकी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे आप अगर आईफोन कोई नई चीज़ प्रेजेंट कर रहा है अपने नए मॉडल में और सैमसंग उससे बिल्कुल उसके इंफॉर्मेशन में ना हो सैमसंग वालों की कि आईफोन क्या दे रहा है, तो जैसे ही आईफोन का नया मॉडल आएगा तो सैमसंग के जो भी सैमसंग प्रेजेंट कर रहा होगा वो फ्लॉप हो जाएगा। तो कंपटीटर हमेशा अपने दूसरे कंपटीटर के ऊपर नज़र रखते हैं कि कंपटीशन में जो चीज़ आ रही है वो क्या है और हम उसके मुकाबले में क्या देना चाह रहे हैं। तो ये भी प्राइसेस के ऊपर इफेक्ट डालती है। जो भी कॉस्ट या प्राइस आप ढूंढ रहे हैं, अपनी सोर्स कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, तो कंपटीशन में कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं और वो क्या प्रेजेंट करने वाले हैं आइंदा, उसको भी आपको देखना चाहिए। इज़ देयर एनी फोर्थकमिंग लेजिस्लेशन दैट माइट अफेक्ट द मार्केट? तो ये गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन के मतलब है कि अगर आप सोर्स कर रहे हैं प्राइसेस, तो आप उस प्रोडक्ट के लिए जिसकी प्राइस सोर्स कर रहे हैं उसकी लेजिस्लेशन क्या है गवर्नमेंट की, उसके इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। और लास्ट है, इज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस ग्रोइंग और श्रिंकिंग? तो हाँ, ये अगर आपकी जो प्रोडक्ट आपके ज़हन में है जिसके लिए आप प्राइस ढूंढ रहे हैं उसकी डिमांड आगे बढ़नी है या कम होनी है, तो उसके ऊपर भी प्राइसेस बेस करती हैं। जैसे अगर शादियों का सीज़न है, प्राइस बढ़ जानी है, ईद आ रही है, प्राइसेस बढ़ जानी है। और अगर ये दोनों फेस्टिवल या कोई भी फेस्टिवल नहीं है और प्राइसेस नॉर्मल सतह पे होनी है जैसे पीछे बताया, तो इन चीज़ों को आपको देखना चाहिए कि प्राइसेस जो मैं अभी मुझे मिल रही हैं वो किसी सीजनल इफेक्ट की वजह से इस जगह पर खड़ी हैं या कि इसके कुछ टाइम बाद ये प्राइसेस नीचे आ सकती हैं या कुछ टाइम बाद प्राइसेस आगे जा सकती हैं। तो जब भी आप मार्केट में प्राइसेस को कॉस्ट को और प्राइसेस को एस्टिमेट करें न्यू प्रोडक्ट्स के लिए, तो इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए 3 तरीक़ों से मार्केट सोर्स कर सकते हैं। आप डेस्क पे बैठे हैं, ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो नेट के थ्रू अवेलेबल है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू अवेलेबल है, किसी मैगज़ीन रसाले के में अवेलेबल है, आपके अपने सिस्टम में आपके सीनियर के पास अवेलेबल है, कंपनी ने पहले से उसके ऊपर डाटा कलेक्ट किया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और अगर ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो फिर आप जो फिज़िकल मार्केट स्टडी है वो कर सकते हैं, वहाँ पे जाएं और फिज़िकली मार्केट को चेक करें कि प्राइसेस क्या हैं, कहाँ पे लोग बैठे हैं, कौन सी मार्केट पर्टिकुलरली इस आइटम के रिलेटेड है और वहाँ पे कितने लोग बैठे हैं। और ये भी नहीं करना चाहते तो फिर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बनाएं और उसको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज़ कर दें। तो उस इलाके में या जिस जगह भी आप एडवर्टाइज़ करेंगे, जितने रीजन में वर्ल्ड वाइड है, कंट्री वाइड है, सिटी वाइज है, तो वहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके रिलेटेड प्रोडक्ट्स की प्राइसेस या कॉस्ट क्या चल रही है। फॉर अंडरस्टैंडिंग, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।